नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारा विषय है या कहूँ जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, जिस पर UGC नेट में बहुत प्रश्न बनते हैं। आज हम इसे पढ़ेंगे और बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न UGC नेट में आए और हमारा एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, जीवनी। जीवनी है और किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके पहले हम एक रचना पढ़ चुके हैं मुर्दहिया के नाम से, जो कि तुलसीराम की क्या है, आत्मकथा है। तो अब ये जीवनी और आत्मकथा बहुत से लोगों को हो सकता है पता भी, जानकारी भी हो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, क्या 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 उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आत्मकथा और जीवनी क्या होती है। आत्मकथा और इस साइड लिख लेते हैं जीवनी। आत्मकथा के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, मुर्दहिया रचना, जो कि तुलसीराम द्वारा लिखित है। और जीवनी आज हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से। इसके अलावा हम मुर्दहिया के अलावा हम एक कहानी यह भी पढ़ चुके हैं, जो मैंने बताया आत्मकथा तो माना जाता है, किंतु लेखिका स्वयं से आत्मकथा ना स्वीकार करके लेखक ये आत्मकथा स्वीकार करती हैं। इसका क्या कारण है, क्या क्या चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है, हम सारी चीज़ें उस पर बात कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे केवल। आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा में ध्यान रखिएगा आप लोग कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो लेखक है, जिस प्रकार हम मुर्दहिया हमने पढ़ा, तो उसमें तुलसीराम अपने जीवन, अपना जो दलित समाज है उसका वर्णन करते चलते हैं और स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जीवन वृत्त जो है, जीवन वृत्त क्या लिख रहा है, लेखक स्वयं लिख रहा है। ठीक है, और इसमें अब जीवनी पाते हैं, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन को प्रस्तुत करता है और यहाँ पे विषय कौन हो जाता है, अन्य प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार विष्णु प्रभाकर लिख रहे हैं किसकी जीवनी, शरत चंद्र की, शरत चंद्र की ध्यान रखेंगे। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिख रहे हैं विष्णु प्रभाकर। आगे हम पढ़ेंगे किस नाम से, आवारा मसीहा नाम से। ये हुआ एक अंतर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो होता है, आत्मकथा जो है लेखक स्वयं पर लिखता है और जीवनी जो है किसी महत्वपूर्ण मनुष्य पर, महापुरुष पर, ठीक है, उस पर लिखी जाती है। ये बारीक सा अंतर है, आप लोग को ध्यान भी होगा, और अगर नहीं जानकारी हो तो ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आत्मकथा है किसकी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की आत्मकथा है। ठीक है, स्लाइड पे आ जाते हैं। अब इस शीर्षक की सार्थकता क्या है, इस पर ध्यान देंगे। आवारा, आवारा, आवारा शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, इसके संबंध में जानकारी होगी ही। आवारा शब्द से मतलब होता है कि जो एक तरह से कहूँ कि जो डिसिप्लिन में नहीं रहा हो, है ना, उसके लिए हम क्या कहते हैं, आवारा शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। किंतु उसके साथ मसीहा भी लगा है। क्यों लगा, कैसे लगा, क्या कारण रहे हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जानेंगे। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1974 पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974। अब किसकी जीवनी है, तब से मैं कह रही हूँ शरत चंद्र की जीवनी है। ये कौन है, तो ये ध्यान रख लेंगे, ये बंगला उपन्यासकार हैं। ठीक है, शरत चंद्र जो हैं वो कौन, किस भाषा के उपन्यासकार हैं, बंगला भाषा के उपन्यासकार हैं। शरत चंद्र की जो जीवनी है वो बंगला भाषी लेखक हैं। अब ये ध्यान रख लेते हैं, अब शरत चंद्र जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो शरत चंद्र के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं।
शरद चंद्र का जीवन आखिर किस प्रकार का रहा है, क्या चीज़ें रही हैं, थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं शरद चंद्र को। तो जैसा कि मैंने बताया कि बंगला के सुप्रसिद्ध क्या हैं, उपन्यासकार हैं, ठीक। और इनकी जो एक तरह से कहूँ लोकप्रियता किस विधा को लेकर है, तो इनकी जो लोकप्रियता है वो है उपन्यास विधा को लेकर। क्या कहलाते हैं, ये उपन्यासकार कहलाते हैं, ठीक। जिस प्रकार प्रेमचंद्र को क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट कहते हैं, उसी प्रकार ये क्या कहलाते हैं, ये भी उपन्यासकार ही रहे हैं, ठीक। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि भी शरद चंद्र के द्वारा ही प्रदत्त है, ठीक। अब उनकी जो रचनाएं हैं शरद चंद्र की, आप ध्यान रख लीजिएगा कि उन्होंने अपनी रचना में किसी आधार बनाया है। अगर बात करूं तो उन्होंने गांव के लोगों की जीवन शैली किसे आधार बनाया है, गांव के लोगों को आधार बनाया है, ठीक है। शहरी पात्र नहीं आपको वहाँ पे दिखेगा, कौन दिखेंगे, गांव का पात्र दिखेगा। और वहाँ के लोगों की जीवन शैली, उनके जो संघर्ष होते हैं, उनके द्वारा उन्होंने जो संघर्ष झेला, उन्होंने जो संकट झेला है, वो उसका वर्णन करते चलते हैं अपने उपन्यास के माध्यम से। अगर आप लोग उनके उपन्यास को हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो तो वो कोरिलेट कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार कहलाते हैं, तो कोई तो कारण ही रहा होगा। तो इन्होंने क्या किसे आधार बनाया है, गांव के लोगों को, उनकी जीवन शैली को, उनके संघर्ष को, वो जो संकट झेलते हैं उसे आधार बनाते चलते हैं अपने उपन्यास में, अपने लेखन के माध्यम से, ठीक। अब इसके साथ साथ उसमें उनकी रचनाओं में क्या मिलता है, इसके साथ साथ उनमें तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक भी मिल जाती है, ठीक है। उसमें तत्कालीन बंगाल कि किस प्रकार उस समय का परिवेश रहा है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है ना। उसमें क्या मिल जाता है हमें, तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन का चित्रण भी प्रस्तुत होता है शरद चंद्र के जीवन में, ठीक है। सामाजिक जीवन को भी, जीवन की झलक भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कोई भी साहित्यकार अपने जो परिवेश है उससे इतर रचनाएं नहीं कर सकता है। तो हम अगर प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ें तो उन्होंने किसान की समस्या, जमींदार की समस्या को उठाया है, क्योंकि उनके समय में यही सारी समस्याएं प्रचलित रही हैं। तो उसी प्रकार अगर शरद चंद्र के उपन्यास को आप लोग पढ़ेंगे तो उस समय तत्कालीन बंगाल का क्या परिवेश रहा है, उस समय वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे रही है, राजनीति से तो इनका बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रहा है, किंतु फिर भी ये सारी झलक तो मिल ही जाती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपने समाज में रहकर लिखता है, ठीक है, और बहुत बारीक चीज़ों को देखता है साहित्यकार, और कहा भी जाता है साहित्य समाज का दर्पण भी कहलाता है। अब ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमारा आरंभ होता है और यहीं से प्रश्न बनने का सिलसिला भी आरंभ होते चलता है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, ठीक है। और एक चीज़ छूट रहा है, ये ध्यान रख लीजिए कि शरद चंद्र का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है 1876 में होता है, ठीक है। पूछ लेता है, अगर जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है यूजीसी नेट का, तो उसमें हमें जिस पर आधारित ये उपन्यास है उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी उनकी घटनाएं रही हैं आदि को भी हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक। और उनकी मृत्यु जो होती है 1938 में होती है, कैंसर से पीड़ित होते हैं, अपने जीवन के अंत में उनकी कैंसर से मृत्यु होती है। हम आगे सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो जन्म कब 1876, मृत्यु कब 1938। शरद चंद्र जिन्होंने गांव के परिवेश, गांव के लोग, उनके संघर्ष को आधार बनाया है, साथ ही उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल की जो सामाजिक जीवन रहा उसकी भी झलक हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये रहा संक्षिप्त परिचय शरद चंद्र का, जिसे हम आज पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी
3 भागों में विभाजित हैं। कितने भागों में, यहीं से प्रश्न बन जाता है सबसे पहले, कितने भागों में विभाजित है? विष्णु प्रभाकर की जो ये आवारा मसीहा है जीवनी, कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। किस किस नाम से? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर। ठीक, अब ये आप लोग क्रम से ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिशाहारा, पहले हारने का बात आता है, इसमें हारने की बात आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, अंत में नहीं हारना है, पहले ही इसका शीर्षक है दिशाहारा। क्रम से ही ध्यान रखना है, क्रम से ही पूछा जाता है प्रश्न। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। अब दिशाहारा जो उनका शीर्षक है, विष्णु प्रभाकर ने जो दिशाहारा शीर्षक दिया है, तो उसमें उन्होंने किस समय को, कब से कब तक के जीवन को आधार बनाया है, तो ध्यान रख लेंगे। तो शरत चंद्र के बचपन की जो घटनाएं हैं वो किस में सम्मिलित है? दिशाहारा में। दिशाहारा में क्या सम्मिलित है? उनका जो बचपन किस प्रकार बीता है वो। ठीक, किस में सम्मिलित है? दिशाहारा में। अब दिशा की खोज, इसमें क्या है? साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज। किस प्रकार उनका साहित्यिक जीवन रहता है, किस प्रकार वो जीविका चलाते हैं, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शरत चंद्र का जो बचपन है बहुत उनकी स्थिति, उनके पारिवारिक स्थिति जो होती है, उनके पिता भी कुछ कार्य नहीं करते थे, कल्पना जीवित है एक तरह से कहूँ तो, कोई कार्य करते नहीं थे, तो ये उनकी माता को अपने मायके ही रहना पड़ता था। तो उनकी स्थिति जो है, उनका बचपन जो है बहुत सुखद नहीं रहा है। ठीक है, अब दिशा की खोज, साहित्यिक जीवन और जीविका की तलाश। अगर ये प्रश्न बन जाता है कि जो शरत चंद्र की जो जीवनी है उसमें किस भाग में उनके साहित्यिक जीवन की और जीविका की खोज की चर्चा की गई है, तो साहित्यिक जीवन की चर्चा किसमें है? दिशा की खोज में। ठीक है, और जीविका की खोज किसमें है? दिशा की खोज में। ठीक, और दिशांत, दिशांत में क्या है? सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने समाज, किस किस मुद्दे पर वो कार्य करना चाहते थे जो कि कर नहीं पाए। आगे आदि देखेंगे हम, सारी चीज़ें जुड़े रहेंगे धैर्य के साथ। आगे चलते हैं। इसके प्रमुख पात्र से प्रश्न बहुत बनता है इस परीक्षा में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी। कौन? केदारनाथ। केदारनाथ कौन है? उनके नाना। किसके? शरत चंद्र के नाना। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम बार बार आएगा, ध्यान रख लेंगे। केदारनाथ कौन है? नाना। मोतीलाल, मोतीलाल कौन? उनके पिताजी। शरत चंद्र के पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल। ठीक, जो कि स्वभाव से कैसे थे? पूरे बेफिक्र स्वभाव के थे। ठीक है, और किसी भी नौकरी में वो टिक ही नहीं पाते थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, शरत चंद्र के आखिर उनका जो जीवन इतना अभावग्रस्त रहा है, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उनके पिता जो है बेफिक्र स्वभाव के थे और कोई नौकरी में वो टिक ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो अगर कोई नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं तो उसका परिवार तो गरीबी के गर्त में जाएगा ही ना। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहाँ रहना पड़ता था? इसलिए उनको अपने नाना के घर रहना पड़ता था, जो कि कहाँ था? भागलपुर। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। मोतीलाल कौन है? पिता। भुवन मोहिनी उनकी माता का नाम है। शरत चंद्र की माता का क्या नाम है? भुवन मोहिनी। पिता का नाम है मोतीलाल। ठीक, अघोरनाथ, अघोरनाथ कौन है? छोटे नाना। शरत चंद्र के छोटे नाना का क्या नाम है? अघोरनाथ। ठीक, सुरेंद्रनाथ, ये कौन है? उनके मामा। सुरेंद्रनाथ कौन है? मामा। मणिंद्र, छोटे नाना के बेटे, मतलब अघोरनाथ के पुत्र हैं और शरत चंद्र के सहपाठी। अब यही ध्यान रख लेंगे कि अगर प्रश्न यहीं से प्रश्न बनता है, अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो शरत चंद्र के कौन से मामा उनके सहपाठी भी थे? इस प्रकार अगर प्रश्न बनता है कि शरत चंद्र के कौन से मामा जो थे वो उनके सहपाठी भी थे, तो कौन से हैं वो? मणिंद्र। ठीक है, जो कि शरत चंद्र के सहपाठी भी हैं और छोटे नाना के बेटे हैं।
ठाकुरदास, ठाकुरदास कौन है? बड़े मामा हैं, ठीक। अक्षर पंडित बहुत पूछा जाता है, अक्षर पंडित कौन है? अक्षर पंडित जो हैं उनके पहले गुरु हैं, ठीक है, अक्षय पंडित। राजू कौन है? राजू जो है उनका दोस्त है, पूछा गया प्रश्न है राजू के बारे में, ठीक है, राजू कौन है? दोस्त है। काशीनाथ दोस्त हैं, राजू और काशीनाथ। धीरू और नीला, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, यहीं से प्रश्न उठाता है, पूछता है कि एक अन्य नाम दे देगा जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं नीला को ही लीला कर देता है, ठीक है। अगर बारीकी से चीज़ें नहीं पढ़ा गया है तो हम टिक करके आ जाएंगे, तो ध्यान रख लेंगे कि लीला जैसा कोई पात्र नहीं है, नीला है। साथ में धीरू है, काशीनाथ है और राजू है, ये सब कौन है? दोस्त हैं, ठीक है। शरद के दोस्त हैं कौन? राजू, काशीनाथ। मैं लिख के याद इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में रहे चीज़ें। और कौन? धीरू और नीला, ठीक है, ये कौन है? मित्र हैं उनके। मुसाई कौन है? सेवक है, नौकर है, ठीक है। देवी कौन है? छोटे मामा। और इसके साथ है राजेंद्र नाथ, मित्र हैं, आयु में बड़ा है। ये जो राजेंद्र नाथ है आयु में बड़े हैं, मित्र हैं, ठीक है। इसके साथ बंदोपाध्याय पंडित कौन है? 5 वर्ष तक इन्हीं की कक्षा में, इन्हीं की पाठशाला में भर्ती। ये जो है बंदोपाध्याय पंडित, इन्हीं की पाठशाला में पढ़ता है कौन? शरद चंद्र, ठीक है। किसके पाठशाला में? बंदोपाध्याय पंडित। और इनके पहले गुरु का क्या नाम था? इनके पहले गुरु का नाम है अक्षय पंडित, ठीक। सारी चीज़ें कोरिलेट करते चलेंगे, चेन बनाते चलेंगे, तभी चीज़ें याद रहती है, ठीक है। भोलू कौन है? कक्षा का प्रमुख भोलू, ठीक है। सदानंद कौन है? सदानंद के साथ ही वो सारी चीज़ें किया करते थे, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सदानंद मित्र के साथ में मछली फल की चोरी करता था, कौन? शरद चंद्र। अब ये ध्यान रखेंगे कि वो मछली फल की चोरी आदि किया करते थे, किंतु किसके लिए किया करते थे अगर पूछूं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो ये सारी चीज़ें चोरी करके गरीब लोगों में बांट देते थे, ठीक है। वहीं से आया है क्या? मसीहा शब्द, जो जिसे किसका फिक्र है? जिसे गरीब लोगों का फिक्र है, वहीं से आया है मसीहा, ठीक है। शांति कौन होती है? उनकी पहली पत्नी, जिसका देहांत हो जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। मोक्षदा उनकी दूसरी पत्नी का नाम होता है। पहली पत्नी कौन है? पहली है शांति, ठीक है। और दूसरी कौन है? दूसरी है मोक्षदा। लेकिन मोक्षदा को ही शरद चंद्र किस नाम से बुलाते हैं? मोक्षदा को ही शरद चंद्र जो है वो हिरण्यमयी नाम देते हैं, ठीक है। ये हिरण्यमयी कौन है? हिरण्यमयी जो है मोक्षदा जो है उसी का नाम शरद चंद्र दे देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? हिरण्यमयी, ठीक। और ये कौन है? उनकी दूसरी पत्नी, ठीक है। इसके अलावा राजबाला, विराजबहू, नयनतारा, शशितारा आदि भी पात्र आते हैं। अब भूमिका से बहुत प्रश्न बनना है, पहले भी बन रहे हैं, अभी भी बनेंगे, आगे भी संभावना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भूमिका से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उठाई गई हैं। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। यहीं से 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि अब जो पैटर्न जिस प्रकार बदल रहा है, एक तो 2-3 वाक्य में पहले प्रश्न ही आता है, उसके बाद फिर उसके 6 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आपको 3 टिक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चीज़ें बारीकी से नहीं, बहुत बारीकी से पूछा जाता है, अगर थोड़ा भी चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो गलत होने की संभावना है। तो ही सरस साहित्य की प्रामाणिक अनुवाद, जो सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में किसने किया है? हिंदी में सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में करने वाले कौन है? वो हैं नाथूराम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, नाथूराम प्रेमी। क्या किया था इन्होंने? सरस साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया था और प्रामाणिक अनुवाद किया था, ठीक। और ये थे कौन? हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के स्वामी थे। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर जो कि कहाँ है? बम्बई में, ठीक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग को ध्यान में रखेंगे आप लोग, और साथ में नोट भी करते चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करते भी चल रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसका प्रमुख कारण था शरत चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। ये जो विष्णु प्रभाकर लिख रहे हैं कि ये रचना लिखने का कारण क्या था, आखिर किस कारण से उन्होंने जो आवारा मसीहा लिखने की एक तरह से ठानी, या फिर क्यों उनको इतना ये अनुराग था कि उन्होंने ये विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र पर लिखने की ठानी। तो वो क्या कहते हैं कि शरत चंद्र के प्रति मेरी विशेष अनुरक्ति कारण रहा है। किसका? शरत साहित्य, शरत पर लिखने का, शरत की जीवनी लिखने का, और किस नाम से? आवारा मसीहा नाम से। और इसमें एक पंक्ति आती है, वो विष्णु प्रभाकर को ये लगता था कि उन शरत जो कि बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो बंगाल अगर कोलकाता जाएंगे तो उनको बहुत सी उनकी प्रामाणिक जीवनियाँ मिल जाएंगी, उसके आधार पर वो लिख लेंगे। लेकिन जब वो जाते हैं कलकत्ता और इनकी पुस्तकों को, इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसको पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि केवल काल्पनिक चीज़ों को आधार बना के लिखा गया है। ठीक है, तो वहाँ से उनको खिन्नता प्राप्त होती है, उनको कोई भी प्रामाणिक एक तरह से नहीं मिलता है। और विष्णु प्रभाकर ये मानते हैं कि शरत चंद्र पर एक प्रामाणिक जो जीवनी लिखने का कार्य स्वयं विष्णु प्रभाकर ने किया है। ये स्वयं उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि शरत चंद्र पर जीवनी जो कि सटीक तरीके से लिखने का कार्य किसने किया है? विष्णु प्रभाकर ने किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब कोलकाता जाते हैं तो शरत चंद्र पर कोई भी उनको ऐसे पुस्तक प्राप्त नहीं होता है जो कि उन सटीक जानकारी दे। ठीक, सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। देखिए, जो मैं चीज़ें मैंने बता दिया है ऊपर। सही भाषा में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की काल्पनिक कहानियों को जीवन का रूप देकर उनकी अनेक पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं। कल्पित कहानियों को, विष्णु प्रभाकर के अनुसार जो कल्पित कहानियां हैं उनके विषय में, उसे ही आधार बनाकर उनकी जीवनियाँ लिखी गई हैं बंगाल में। ठीक है, पर उनमें शरत बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, और भी वह जटिल हो गया है। किसका? और जो काल्पनिक चीज़ों को आधार बनाया गया है, काल्पनिक घटनाओं को आधार बनाकर जो उनकी लिखी गई है कहानियाँ, उससे क्या हुआ है कि जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो वास्तविक रूप है वो उनके अनुसार क्या जटिल हो गया है। ठीक है, प्रायः सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरत की जीवनी लिखना असंभव है। ये किसका कथन है? ये विष्णु प्रभाकर से उनके मित्र कहते हैं। ठीक है, कि शरत चंद्र की जीवनी लिख ही नहीं सकता कोई, उनकी जो जीवनी लिखना वो क्या है, एक तरह से असंभव कार्य है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? उसके नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? न केवल उनको इतना कहा गया कि तुम उसकी जीवनी नहीं लिख सकते, बल्कि ये भी कहा गया कि तुम उसके जीवन में ऐसा कुछ था ही नहीं जो अनुकरणीय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका स्वच्छंद स्वभाव था। आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो मैं बताते चलती हूँ कि वो गरीब लोगों के बीच तो रहते ही थे। जैसे कि मैंने बताया कि गांव के लोगों की समस्याओं को, उनके संघर्ष को उन्होंने आधार बनाया है। तो ये विशेष रूप से महिला को लेकर बहुत जागृत थे उस समय। ठीक है, तो विधवा महिलाओं की क्या स्थिति थी, वेश्याओं की क्या स्थिति थी उस समय, वो सारी चीज़ें चित्रित करते हैं। इसी कारण उनको क्या कहा जाता है?
बंगाल में उनको इसी कारण स्वच्छंद लोग समझने लगे थे। ठीक है, यही कारण था कि लोग क्या समझते थे कि उनका जो जीवन है वो अनुकरणीय ही नहीं है। ठीक है, बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। आरंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजारना पड़ा उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जैसे कि मैंने आरंभ में ही बताया कि उनके पिता मोतीलाल, जो कि बेफिक्र स्वभाव के इंसान थे, मनुष्य थे और किसी नौकरी में टिक कर नहीं रह पाते थे, जिसके कारण उनका आधा जीवन अपने मामा के यहाँ पर ही बिताना पड़ता था। ठीक है, तो जो उनका साथ ही बहुत अभाव में रहा उनका जीवन था, अभाव में, अपमान में, उपेक्षा में व्यतीत हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि इससे उनके कलाकार व्यक्तित्व जो था वो उससे तो बल मिला, किंतु उनका जीवन जो है वो टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें इस बात का कोई भी गम था कि उन्होंने इस प्रकार के जन्म? तो उत्तर है नहीं। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत हैं, ध्यान रख लेंगे। स्रोत मतलब कि कहाँ से विष्णु प्रभाकर ने क्या क्या चीज़ों को, किन 3 स्रोतों को आधार बनाया, मतलब कि किन 3 चीज़ों को इकट्ठा करके वो उन्होंने जो आवारा मसीहा जीवनी है उन्होंने लिखा है। पहला क्या है? एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरत बाबू से संबंधित रहे। ठीक है, पहला आधार कौन है? जो शरत बाबू से कहीं ना कहीं संबंधित रहे थे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण। ठीक है, एक तो जो उनके संबंधी थे, ठीक है, जो उनसे जो किसी न किसी रूप में जुड़े थे उसे आधार बनाया उन्होंने। दूसरा जो समकालीन लेखकों ने उन पर जो लेख, संस्मरण आदि लिखे उसे आधार बनाया। और तीसरे में क्या है? तीसरे में अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे वे स्थल और प्रसंग जिसका उनके जीवन में सीधा संबंध था। और तीसरा कौन है? तीसरा जो है उनकी रचनाओं के वे प्रसंग उन्होंने लिए हैं जो उनके जीवन से सीधे सीधे संबंधित रही हैं। ठीक है, इतने अनुभव के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ। ठीक, वो कह रहे हैं कि ये 3 स्रोतों से वो लगभग उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व को से साक्षात्कार कर लेना या फिर ढूंढ लेना उतना भी कठिन नहीं हुआ। ठीक है, ये 3 स्रोत ध्यान रख लीजिएगा। पहला जो उनके जीवन से संबंधित लोग थे, ठीक है, शरत चंद्र के जो जीवन से संबंधित लोग थे। दूसरा जो उनके समकालीन लेखक थे, उन्होंने उन पर क्या लेख, संस्मरण आदि लिखा उसको। और तीसरा वो उनकी रचनाओं में जो वास्तविक स्थल आए हैं, ठीक है, उससे संबंधित। आगे चलते हैं। आई होप की चीज़ें समझ आ रही होंगी। बहुत सरल सहज भाषा में बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अब 1973 है। ध्यान रखेंगे, 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। अब ये ध्यान रखेंगे कि 14 वर्ष लगे थे उनको क्या लिखने में? आवारा मसीहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष लगे थे उनको लिखने में? 14 वर्ष लगे थे आवारा मसीहा लिखने में। कब से आरंभ किया था उन्होंने? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो 1959 से उन्होंने आरंभ किया था और 1973 में ये कार्य उन्होंने पूरा किया था और 1974 में जाके ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि एक कृति को लिखने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं लेखक, है ना। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते हैं क्योंकि मैं मसीहजीवी लेखक हूँ।
लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया मुझे अपने काम में रस आता गया और आज मैं सअधिकार कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है पूरी आस्था के साथ किया है। विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं, और करने में पूरा आनंद भी पाया है। यह आस्था और यह आनंद मेरे सही अर्थों में पारिश्रमिक है। ठीक है, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी जब ये जीवनी लिख रहे थे, कोई भी अगर आप जीवनी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर लिख रहे हैं तो जीवनी घर बैठकर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बार कलकत्ता भ्रमण करने भी जाते थे इस संदर्भ में। ठीक है, तो जो भी इन्होंने किया है, क्या कैसे किया है, बहुत आस्था के साथ किया है। ठीक है, बहुत आनंद से किया है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा थी शरदचंद्र को लेकर, है ना, अनुरक्त थे। अनुरक्त से मतलब एक तरह से श्रद्धा। ठीक है, कथा की शुरुआत भागलपुर में क्या है उनका, मैंने बताया कि उनका जो आधा तो जीवन कहाँ बीतता है, ननिहाल में। ठीक है, तो कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? कथा की शुरुआत जो होती है उनके ननिहाल से शुरू होती है। ठीक है, और ननिहाल है कहाँ? तो भागलपुर। ठीक, और ये है कहाँ? भागलपुर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में, कोलकाता, वर्तमान कोलकाता। ठीक, उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। ठीक, मोक्षदा से शैवरीति से विवाह कर लिया। उन्होंने मोक्षदा जो कि हिरण्यमयी जिसका नाम वो रखते हैं, उससे किस रीति से विवाह किया था? शैवरीति से। ठीक है, विवाह के बाद शरद ने उनका नाम रखा था हिरण्यमयी देवी। ठीक है, आगे चलिए। शरदचंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना बनाई थी, जिसके विषय थे, अब वो कुछ विषयों पर बात करना चाहते थे। अपने 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 लेख के माध्यम से कुछ कुछ उन्होंने विषय निर्धारित किए थे कि ये इन विषयों पर हम कार्य करेंगे। तो वो कौन कौन से विषय हैं? नारी मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वैश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, सांख्य का मूल्य, वेदांत का मूल्य। ये जो कुछ कुछ समाज में जो एक तरह से मुद्दे रहे होंगे उस समय या फिर अभी भी हैं। ठीक है, तो उसे वो आधार बनाकर अपनी रचना करना चाहते थे। केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका, अन्य मूल्यों को ना लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य है। किंतु वे कार्य किस पर कर पाए? केवल नारी का मूल्य पर ही वो कार्य कर पाए। ठीक है, अन्य मूल्य को ना लिखना क्या है? साहित्य का दुर्भाग्य ही है ना, कि हम और आदि उनके विचारों से नहीं लाभान्वित हो पाए। ठीक, सारांश, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रचना है 3 भागों में बटी है। किस किस नाम से? दिशाहारा, फिर उसके बाद क्या होता है? दिशाहारा के बाद होता है दिशा की खोज। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे आता है दिशांत। ठीक है, अब ये दिशाहारा जो है वो 18 शीर्षकों में बटा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दिशाहारा 18 शीर्षकों में बटा है। शरद, अब ये जो है मैं एक तरह से सारांश बता दे रही हूँ कि आखिर ये आवारा मसीहा में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में आवारा मसीहा का एक ब्लूप्रिंट बन जाए कि ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये दिशाहारा में ये इस विषय को आधार बनाया गया है, दिशा की खोज में इस विषय को आधार बनाया गया है और इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिशाहारा में जो कि 18 शीर्षकों में बटा है, इसमें शरदचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम भुवन मोहिनी था। ये मैं बता चुकी हूँ और महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। उनका जन्म 15 सितंबर 1800, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, 76 में 15 सितंबर 1876 को बंगाल के हुगली जिले में एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, भागलपुर और देवानंदपुर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देवानंदपुर क्या था? उनका मामा का घर था। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कोलकाता के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शरद के पिता कल्पना जीवित हैं।
जिस कारण वह अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो उनको किसका अनुशासन प्राप्त हुआ था? केदारनाथ गंगोपाध्याय के अनुशासन में रहना पड़ता था। किसे? शरद चंद्र को। शरद चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता। इनका बचपन कहाँ बीतता है? देवानंदपुर में। ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है। वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहर कर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरद की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। ये तो स्वाभाविक है, अगर एक स्थान पर कोई अभी भी जो है पोस्टिंग होते रहती हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, तो उससे बच्चों के पढ़ाई में बाधा आती है, ठीक है। तो उसी प्रकार की स्थिति, हालांकि इनके पिताजी तो कुछ कार्य ही नहीं करते थे, ठीक है, और बार बार स्थान बदलने के कारण इन्हें पढ़ाई में भी दिक्कत होती थी। शरारती होने के बावजूद शरद पढ़ने में बहुत तेज थे। ये ध्यान रखेंगे कि शरारती होने के बावजूद पढ़ाई में किस प्रकार थे? तेज थे। लेकिन दिशाहीन होने के कारण वह भ्रष्ट होने लगा। लेकिन दिशाहीन थे आरंभ में, जब इनका बचपन, जब वो अपने नाना के कठोर अनुशासन में नहीं थे, तो वो किस प्रकार के थे? दिशाहीन, ठीक है। वह तालाब से मछली चुराता, बाग से आम चुराता और फिर उसे गरीबों में बांट देता। ये ध्यान रखने योग्य है। यहाँ से हम उनका व्यक्तित्व तो देख सकते हैं कि चीज़ों की चोरी कर रहे हैं, लेकिन जाके किसे दे रहे हैं? जो अभावग्रस्त लोग हैं, ठीक है। शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता था। 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के, किस वर्ष में उन्होंने एंट्रेंस पास किया था? 18 वर्ष में। भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुए थे। वह भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुए थे। कौन? शरद चंद्र, ठीक है। लेकिन घोर दरिद्रता के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस तक नहीं जुटा पाता था। उससे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। वह नीरदा नामक एक लड़की से प्रेम करता था। अब ये ध्यान रखेंगे कि नीरदा का जिक्र है, तो शरद चंद्र जो है उससे प्रेम करते थे, ठीक है। सामाजिक कठोरता के कारण उनका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थर को बेच देते हैं, जिस कारण पिता उसे सुना देते हैं और वह घर छोड़कर निकल जाता है। वह साधु बनकर अपना जीवन बिताने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आते हैं और अपने भाई बहनों की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। रंगून वर्तमान म्यांमार, ठीक है। रोजगार के लिए कहाँ चले जाते हैं? रंगून चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है दिशा की खोज। कीमती पत्थर बेच देते हैं अपने पिताजी का, तो उनको बात सुनना पड़ता है, ठीक है। तो घर छोड़कर सन्यासी बनने निकल पड़ते हैं। किंतु जब उनको पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो अपने भाई बहनों के लिए वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। और गुजारा करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? रंगून, ठीक। अब दिशा की खोज 18 शीर्षकों में विभक्त है, जो कि इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरद चंद्र रंगून आ गया था। शरद चंद्र जो है इसमें रंगून आ गए थे, ठीक है। रंगून यानी वर्मा यानी म्यांमार, वर्तमान म्यांमार, ठीक है। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। किसके यहाँ? अघोरनाथ के यहाँ नौकरी करते थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आरंभ में अस्थायी क्लर्क की नौकरी करते थे। नौकरी क्या चीज़ की करते थे? क्लर्क की, जो बाद में स्थायी हो गया। वहाँ वह अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उसके प्राण बच गए। प्लेग फैलता है जिसके कारण वो बीमार बहुत अधिक हो जाते हैं, किंतु प्राण उनके बच जाते हैं। यही उनका परिचय शांति से हुआ, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, ठीक है। शांति का पिता एक बूढ़े के साथ उसका विवाह करवाना चाहता था। अंत में शरद ने उससे विवाह कर लिया, ठीक है।
उसका शांति के पिता बूढ़े व्यक्ति से शांति का विवाह करवाना चाहते थे, जिस कारण शरद चंद्र उनसे विवाह कर लेते हैं। लेकिन जल्दी ही शांति की मृत्यु हो गई। इसी दौर में उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई थी। बड़ी दीदी कहानी जो है इसी दौर में प्रकाशित हुई थी। और बड़ी दीदी कहानी जो है किसकी है? बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्धि उनको मिली। तो किसकी है? शरद चंद्र की। ठीक, अब आते हैं आगे। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक एक युवती से हुआ। मोक्षदा, शरद ने उससे विवाह कर लिया और उसका नाम हिरण्यमयी देवी रखा। ठीक, शरद पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम करता था। ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति थे वो, कि उनको पशु पक्षियों से भी बहुत लगाव था। एक दिन उनके घर पर आग लग जाने से उनकी सारी पुस्तकें तैलचित्र, चरित्रहीन, नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर खाक हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं थे, घर में आग लग जाने के कारण क्या होता है? सारी चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दिया। अब ये किस प्रकार की परिस्थिति रही होगी, आप सोच के देखिए कि जो चीज़ें वो लिख कर रखे हैं, जिस उपन्यासों को उन्होंने लिख रखा है, वो घर में आग लग जाने के कारण उसकी प्रतियां जल जाती हैं। ठीक है, फिर क्षुब्ध होते हैं, किंतु अपने मित्रों के कहने पर फिर से साहित्य रचना शुरू करते हैं। कलकत्ता आने पर यमुना, ध्यान रखेंगे यमुना पत्रिका में, ठीक है, यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी मूल्य निबंध तथा रामेण सुमति आदि कालजयी रचनाएं की। किसके आग्रह पर? यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर। कौन कौन से? तो नारी का मूल्य और रामेण सुमति जैसी कालजयी रचनाएं की। उनकी बाल जीवन में लिखी कहानियां भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी कहा गया, लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत और विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। किस पर जो है अश्लीलता का आरोप लगता है? तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है कि शरद चंद्र के किस उपन्यास पर अश्लीलता का आरोप लगता है? तो चरित्रहीन जो उनका उपन्यास है उस पर अश्लीलता का आरोप लगता है। ठीक है, फिर श्रीकांत और विराज बहू भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, और अंत में वह त्यागपत्र देकर कलकत्ता चले आते हैं। अब आता है दिशांत, जो कि 30 शीर्षकों में बटा है। हमने जो आरंभ में पढ़ा दिशाहारा 18 शीर्षकों में और दिशा की खोज वह भी 18 शीर्षकों में, किंतु दिशांत जो है वह 30 शीर्षकों में बटा है, ध्यान रखने योग्य है। कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरद चंद्र का हृदय से स्वागत किया, क्योंकि वो उस समय तक अपने लेखन कार्य से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार के साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ दिनों में शरद चंद्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कृतियां लोगों के जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास, काशीनाथ, स्वामी दत्ता और गृहदा, ये सारी रचनाएं जो है साहित्य जगत में, उनकी जो रचनाएं थी इसने साहित्य जगत में धूम मचा दी। ठीक है, इसी समय शरद चंद्र राजनीति जीवन में सक्रिय हो गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते थे, ये ध्यान रखेंगे। अब वो किस दल के समर्थक? तो ध्यान रखेंगे गरम दल के समर्थक थे। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न, गरम दल के कि नरम दल के समर्थक थे? तो ध्यान रखेंगे गरम दल के समर्थक माने जाते हैं। वो गरम दल को मानते थे, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। ठीक है, किसके विचारों को? गरम दल के विचारों को। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय के साथ स्वीकार करते हैं। किसे? लोकमान्य तिलक को। अब यही प्रश्न बन जाता है कि लोकमान्य तिलक को या गांधी को अगर प्रश्न बन जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि गांधी का यहाँ
यहाँ बात नहीं की गई है, गांधी के विषय में बात नहीं की गई, बल्कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की गई है। वो उन्हें सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। कौन? शरद। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाएं तो अंग्रेजों को 24 घंटे में देश छोड़ देना पड़ेगा। ठीक। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। ध्यान रखिएगा, शरद बाबू को चरखा चलाने में आनंद आता था। ठीक है। वह महीन सूत काटना जानते थे, लेकिन उनका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज कभी नहीं मिल सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चरखा तो वो काटते थे और महीन सूत भी काट लेते थे, चरखा चलाते थे, किंतु उनके अनुसार चरखा चलाने से स्वराज नहीं मिल सकता। यहीं से प्रश्न बन जाता है कि उनके अनुसार क्या चरखा चलाने से स्वराज की प्राप्ति हो सकती है? तो नहीं, उत्तर होगा नहीं। स्वराज पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्र के प्रशंसकों में थे। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगला साहित्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, नोबेल प्राइज़, जो एक तरह से नोबेल प्राइज़ के विजेता रहे हैं, है ना। आगे देखिए। लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें मजदूरों के हित में हुए आंदोलन में साथ नहीं दिया था। रविंद्र के प्रशंसकों में थे, किंतु जब रविंद्रनाथ ने मजदूरों के हित में जो आंदोलन हुआ था उसमें साथ नहीं दिया था, इससे क्या थे, जिसके कारण उनको नाराजगी भी उन्होंने दिखाई थी। ठीक है। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा कि सक्रिय राजनीति में भाग उन्होंने नहीं लिया था। ठीक है। वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे, साथ ही सत्याग्रह के भी पक्षपाती नहीं थे, ना ही सक्रिय राजनीति में भाग भी नहीं लेते थे, और साहित्य और सत्याग्रह के भी पक्षपाती नहीं रहे हैं। ध्यान रखेंगे। उनके अनुसार कारागाह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, और वह तंबाकू खाने की स्वतंत्रता तक भी उससे नहीं मिलती। किसमें? कारागाह में। ठीक है। वह अपनी कहानियों में राजनीति विषय पर भी लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सामाजिक विषय के साथ साथ कोई भी साहित्यकार अपने समाज, अपने तत्कालीन जो परिवेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे अछूता नहीं रह सकता है, तो वही राजनीतिक विषयों पर भी लिखते थे, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। वह जमींदारी प्रथा को खत्म कर देने के पक्षपाती थे। ठीक। उनके अनुसार जमींदार मजदूरों और छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने पौथेर दाबी, ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, उन्होंने पौथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा था। ध्यान रखेंगे कि उन्होंने क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? तो पौथेर दाबी। ठीक है। उनका मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, क्रांति से ही आ सकता है। ठीक। और वो सत्याग्रह के तो समर्थक थे भी नहीं, साथ में गरम दल के समर्थक रहे हैं, तो उनके अनुसार स्वराज किससे प्राप्त होगा? क्रांति से, अहिंसा से नहीं। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। साथ में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की क्या होती थी? मदद भी की जाती थी शरद चंद्र के द्वारा। ठीक है। एक दिन देशबंधु के देहावसान से वे काफ़ी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोह भंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनका उपन्यास पौथेर दाबी को जब्त कर लिया था। ये पूछा जा सकता है प्रश्न, पौथेर दाबी को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था, कौन सा उपन्यास को? पौथेर दाबी को। और पौथेर दाबी जो है वो रचना उन्होंने किसके लिए लिखी थी? क्रांतिकारियों के लिए लिखी थी। ठीक है। लेकिन जब तक उनकी पुस्तक तब तक क्या होता, उनकी पुस्तक जो है ये घर घर पहुंच चुकी थी, जब तक अंग्रेज उसे जब्त कर पाते। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपियां नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था। ध्यान में रखेंगे उनकी मृत्यु कैसे होती है? कैंसर से। ठीक है। फिर भी वह कभी भी इसकी चिंता नहीं करते थे। वह कहते थे रोग अपना काम कर रहा है, मैं अपना। बहुत कितना महत्वपूर्ण कथन है, रोग अपना काम कर रहा है और मैं अपना। अंत में वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां 26 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है।
तो ये रहा आज के क्लास को हम यही विराम देते हैं। कैसा लगा आप लोग इसे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।